हेलो, क्या किसी को मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ आ रही है? अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे एक सिमर भेजिए। धन्यवाद मुल्ला आदम जी। आपने मुझे एक बहुत अच्छा मौका दिया बोलने का, और इस विषय पे मैं अपनी बात रखना चाहूँगी। क्योंकि जैसे कि हमने शुरुआत में, सबसे पहले तो सभी सुनने वाले दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा, शामली उत्तर प्रदेश से। आज मैं विषय लेके आई हूँ किन्नर जीवन का यथार्थ। यानी आज वर्तमान में जो उनके साथ स्थिति देखने को हमें मिल रही है, हम उसके बारे में बात करना चाहेंगे, ना कि किसी जाति विशेष। जैसा कि हमने एक पोस्ट शुरू में की थी, अभी 4-5 दिन पहले की बात है, तो हमें उसके बारे में जानने का मौका मिला था। किन्नर यानी जो हिंदी साहित्य में चल रहा है, किन्नर विमर्श। यहाँ सिर्फ किन्नर विमर्श कहा जाता है क्योंकि जब मैंने अपना उपन्यास लिखना शुरू किया था, उस समय मैं हिजड़े, हम बचपन से जानते हैं कि इस समुदाय को हिजड़ा भी कहा जाता है। लेकिन जब हमने शुरू में जानने की कोशिश की तो हमें तो किन्नर ही जानने को मिला। और रही बात हिमाचल वगैरह में जो एक जाति है, वो किन्नौर के नाम से जानी जाती है, न कि किन्नर। हमारा मतलब है यहाँ हम हिजड़ा समुदाय, जिसको पहले लोग हिजड़ा कहते थे, फिर मंगलमुखी नाम दे दिया गया, क्योंकि ये लोग शुभ मौके पे आते हैं। हमेशा बधाई मांगने या कुछ भी है तो ये जब भी आएंगे, एक जब आपके यहाँ शुभ होगा तब आएंगे। उससे पहले ये लोग बिल्कुल भी नहीं आते कभी भी, तो इसलिए इन्हें मंगलमुखी नाम दिया गया है। तो मेरा एक जो उपन्यास आया, अस्तित्व की तलाश में सिमरन, वो मैंने काफ़ी चर्चित नाम मैंने पढ़े। उन लोगों को पढ़ने के बाद मैंने कुछ जाना। जैसे कि हमारा था साहित्य में किन्नर विमर्श से संबंधित अब तक 14 उपन्यास आ चुके हैं। यमदीप, तीसरी ताली, किन्नर कथा, गुलाम मंडी, मैं पायल, और आपका ये सुभाष अखिल जी का दरमियाने। काफ़ी अच्छे अच्छे एक से एक उपन्यास आए हैं। मेरे हिस्से की धूप, और मेरा भी है, जैसे कि मेरा आ रहा है। तो काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों को, ऐसा नहीं है कि लोगों ने जाना नहीं, काफ़ी अच्छे अच्छे जानने का मौका मिला, उन्हें पढ़ने का मौका मिला। और हिंदी साहित्य में जैसे कि अभी हम लोग चल रहे हैं, एक से एक ज्वलंत मुद्दे हमारे सामने आ रहे हैं जानने को। हम उन्हें कोशिश तो करें जानने की, आखिर है क्या वो। लोग पढ़ना अगर उसे पसंद करेंगे तभी पता चल पाएगा कि आखिर में इन लोगों के साथ जो घटना घटती है, ये कितनी सत्य है, कितनी मिथ्या है। लोग बिना जाने किसी को भी बारे में अगर अपनी टिप्पणी देते हैं तो वो स्वागत योग्य नहीं है, या हम उसके लिए सहमति दें। क्योंकि बिना जाने पहचाने आप अपनी राय अगर किसी को देंगे तो वो योग्य नहीं होती। हिंदी साहित्य में जैसे कि मैंने काफ़ी उपन्यास वगैरह पढ़े हैं। यमदीप उपन्यास है नीरजा माधव जी का, जिसमें किन्नरों की सामाजिक स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। उसके बाद किन्नरों को किस प्रकार मानसिक, शारीरिक और सामाजिक भेदभाव से गुजरना पड़ता है। किन्नर नंदरानी को उनके माता पिता, इसमें क्या होता है कि यमदीप में किन्नरों की सामाजिक स्थिति, यथार्थ जीवन, आपको मतलब जैसा आज चल रहा है उसके बाद ही देखने को, सुनने को और उनके पास ज़्यादा जाने को मौका मिलेगा। मिलन, स्वागत है। तुम भी बहुत अच्छा कर रही हो मिलन। कहते नहीं, पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा कर रही हो। शायद दीपिका भी आ गई हैं। दीपिका को मैंने देखा है। हाँ, दीपिका है, मिलन है, सर हैं। तो आप काफ़ी अच्छा करें। ये मैं सोचे कि हम स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट को मौका मिलता है, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं से ज़रूर होती है। और ये आप लोग बहुत लकी हो, यू आर लकी पर्सन, कि आप लोगों को स्टूडेंट एज ए रिसर्च स्कॉलर एक बहुत गोल्डन चांस मिल रहा है कि आप कुछ कर सकें, आप देख सके उस चीज़ को। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप अपने विषय को लेकर आगे बढ़ रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है कि लिखते पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है लोगों के लिए। और
इंसान मेहनत करता है और वो कहीं ना कहीं तो दिखाई देता है। सर्दी का मौसम है इसलिए शॉल और ये ब्लैंकेट वगैरह लेके बैठना पड़ रहा है क्योंकि ठंड बहुत है हमारे यहाँ। हमारे समाज में हमेशा से दो लिंग, स्त्री और पुरुष, इन दोनों को प्रमुख स्थान दिया गया है जो समाज को हमेशा से गतिशील रखते हैं। हम लोग सोचते हैं स्त्री और पुरुष को ही समाज में स्थान देते हैं, उसके बाद स्थान नहीं दिया जाता। लेकिन ये आपको एक बात बताती हूँ कि नर और नारी से ही पैदा होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि कहीं अलग से आ गए और आप उसको ये देखने पे मजबूर हो जाएं या सोचने में मजबूर हो जाएं कि हम तो है नहीं भैया, हमें तो पता ही नहीं चला कि बच्चे ये किन्नर कहाँ से। किन्नर कभी किन्नर से नहीं होता, ये बात सिमरन उपन्यास में भी लिखी है मैंने। किन्नर हमेशा होते नर और नारी से ही हैं, बस उन्हें स्वीकार करना इंसान के लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो जाती है कि कैसे उसे स्वीकार करें। अरे आपकी अपनी औलाद है, जैसे आप दूसरों को बच्चों को स्वीकार कर रहे हो, उन्हें भी स्वीकार करो। उन्हें भी समाज में इतना हक दो कि वो लोग अपने आप का यानी आपका सर गर्व से ऊंचा कर सके। पंडित कमलवत नमस्ते जी। आशा करते हैं कि आपको कुछ बातें जानकर बड़ा अच्छा लगेगा। तीसरा समुदाय जो होता है उसे किन्नर विमर्श का नाम दिया गया है। ऐसा नहीं है कि किन्नर इस धरती पर, वही वाली बात आ जाती है कि धरती पर आसमान से नहीं आते, ये भी भगवान का दिया हुआ एक वरदान है। जैसे लड़का लड़की होते हैं वैसे ही जैसे उन्हें इच्छा से लोग मानते हैं कि हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई, हमारे घर, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा हमारे घर किन्नर पैदा हुआ है। उसे छिपाते रहेंगे। छिपाना किस लिए, जब आज हम बोलते हैं कि हमारी आधुनिक सोच है, कितनी आधुनिक है, सिर्फ एक वस्त्र धारण करने से हम आधुनिक नहीं हो गए। आज भी अपनी इच्छा से अगर इस लड़की कोई काम करना पसंद करती है तो उसे बिल्कुल भी समाज योग्य नहीं मानेगा। आप पढ़ने लिखने के बाद भी अपनी इच्छा से नहीं जी सकते। उसमें ये कह दिया जाएगा नहीं पढ़ाई की है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जियोगे। उसमें मत दूसरे आके आपको बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं आप अपनी मर्जी से। यहाँ तक कि इंसान कुछ भी अगर सामान खरीदने जाता है तो उसमें क्या है, अपनी इच्छा से अपनी पसंद से हर चीज लेके आता है। लोग जीवन साथी तक चुनने का अधिकार नहीं देते कि लोग क्या कहेंगे। आप अपनी मर्जी से क्यों नहीं जीना पसंद करते। वैसे तो हम बोलते हैं कि हम तो आधुनिक सोच रखते हैं, हर चीज हमारी आधुनिक है। मैं ये बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं कि आज हम आधुनिक दौर में जी रहे। आज भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मान के आपको आगे चलनी पड़ती हैं, खास तौर पे ग्रामीण जीवन। बदल तो रहे हैं परिवेश, लेकिन अभी उतने नहीं बदले। लोगों का देखने का नजरिया आपका अभी भी 50% वहीं तक है। अभी भी गांव में अगर बधाई मांगने किन्नर समुदाय आता है तो लोग पहले देख के इनको अजीब अजीब तरह से वो तो बहुत अलग अलग तरह के खुद ही शर्माना शुरू कर देते हैं। पुरुष समाज अगर ये सड़क में या बीच गली चौराहे पे को आते हैं तो लोग इन्हें देख के अपने आप ही खुश होना शुरू कर देते हैं। इनकी अदा, इनकी बातें या कुछ भी ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि अपने आप ही खुश होना शुरू हो जाते हैं और पता चल जाता है कि इस गली में को ये समुदाय गया है। ऐसा क्या है, और भी तो लोग जाते हैं। मानसिक स्थिति क्यों नहीं बदल रही भाई। जब तक आप अपनी स्थिति अपना मन नहीं बदलोगे आप बता भी नहीं सकते किसी को कि क्या है क्या नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं किसी के बारे में कि ये क्या है, वो मेहनत करके पेट भर रहे हैं। अगर इनको गवर्नमेंट अपने अधिकार दे दे जो हम लोगों को आज मिल रहे हैं कि ये कमा के खा सकते हैं, तो मैं ये नहीं मानती कि लोग कमा के ना खाए। ये भी हमारे जैसे हैं, दो हाथ हैं दो पैर हैं, सहनशीलता है, सब कुछ है, फिर भी इन लोगों को ये चीजें नहीं मिल रही। अनिल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी भी भारतीय समाज बहुत रूढ़िवादियों से ग्रस्त है, ये बिल्कुल हकीकत है। और जैसे कि आपने लिखा है इस समाज में इनका स्थान मिलना चाहिए, किन्नरों को उनका स्थान मिल रहा है, धीरे धीरे समय लगता है इस जगह आने में। तो बहुत बड़ी बात है सर। आज नारी को विमर्श चलते चलते कितना समय हो गया, नारी को आज भी अपने विमर्श पे लड़ने पड़ रहा है हर चीज के लिए। आजादी का गलत इस्तेमाल हो गया।
कहते नहीं हर चीज के अपने अपने होते हैं। और दीपिका जी, सादर नमस्कार मैम। नमस्कार जी। आपने किन्नर समाज के यथार्थ को को प्रस्तुत करने का सराहनीय प्रयास किया है। आपके उपन्यास के माध्यम से हमें किन्नर समाज जीवन के कटु यथार्थ को निकट से जानने का अवसर मिला। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि दीपिका पहली एमफिल है अस्तित्व की तलाश में सिमरन उपन्यास पे। पहली जो एमफिल रिसर्च हुई है मेरे उपन्यास पर, वो उसकी पहली स्टूडेंट है दीपिका जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरे लिखे हुए को आप लोगों ने इतना पसंद किया कि उस पे रिसर्च होना शुरू हो गया। क्योंकि लिख के किताब को छोड़ देना अलग बात होती है, आप उस किताब को कहीं तक पहुंचाए, लोग उसके बारे में जाने, उस पर रिसर्च करें, उसमें देखने की कोशिश करें, झांके आपके लिखे हुए में कि उसमें है क्या। वो होता है एक लेखक के लिए बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि लेखक खुद से नहीं बनता, लिख के छोड़ देना अलग होता है। जब तक उसे कोई ना पढ़े, मैं नहीं मानती कि उसमें कुछ आपने ऐसा लिखा है। जब उसे कोई पढ़ ही नहीं रहा, उसके प्रति जिज्ञासा ही नहीं है किसी की, तो कैसे कह सकते हो। हाँ, पंडित कमल वस जी, बिल्कुल आपके उपन्यास में मार्गदर्शन करें। सर, अगर आपके पास कमल जी उपन्यास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप मुझे एक बार मैसेंजर पे मैसेज छोड़ दीजिएगा। तो मेरा नंबर होगा, तो मुझे एक बार कॉल कर लीजिए, मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूंगी। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि मैंने जितने भी उपन्यास पढ़े, मैंने एक कथा किन्नर पढ़ा महेंद्र भीष्म जी का, काफी अच्छा लगा मुझे। उसमें मुझे एक चंदा की स्टोरी है, लव स्टोरी चलती है बिल्कुल। जब आज मैंने वो जब पढ़ना शुरू किया, 200 या 250 के पेज के आसपास है, 230 के, तो मुझे एक ही दिन में इतनी जिज्ञासा हुई कि मुझे वो एक ही दिन में पढ़ के मैंने खत्म किया। उसकी कहानी एक के बाद एक के बाद एक जुड़ती जाती है, आपको उठने का मौका नहीं मिलेगा पढ़ते पढ़ते। इतना मजबूर कर देती है लेखनी, कि लेखक की लेखनी इतना मजबूर कर देती है कि आप उसे पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। तो मैंने महेंद्र भीष्म जी का किन्नर कथा उपन्यास, किन्नर समाज की पैरवी में लिखा गया उपन्यास है, जो किन्नरों को अपने समाज और अधिकारों के प्रति जागरूक करता है। उसमें उनकी आह और वेदना का उल्लेख किया गया है। इस उपन्यास में राजघराने में जन्मी चंदा की कहानी है। गुलाम मंडी में लेखिका ने किन्नर के जीवन की त्रासदी और समाज उपेक्षा के दर्द को बहुत ही मार्मिकता के साथ उभरा है। प्रदीप सौरभ जी की तीसरी ताली में गौतम साहब और आनंदी आंटी डर से दरवाजा नहीं खोलते हैं कि कहीं वे हमारे बच्चे को उठा कर न ले जाए, क्योंकि वहां बच्चे होने की खुशी नहीं बल्कि दुख और शोक का माहौल ज्यादा है। हो गया था चित्रा मुर्जगर जी का उपन्यास पोस्ट बॉक्स 203 नाला सोपारा, जो आज बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उपन्यास में पाठकों को किन्नर समाज के प्रति दशा और दिशा का ये यथार्थ चित्रण कराता है। दरमियाने कहानी जब मैं पढ़ते गई तो मुझे एक दरमियाने फिल्म एकदम याद आई। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लंदन से आशीष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि लंदन के दर्शक भी मुझे देखना पसंद कर रहे हैं, सुनना पसंद कर रहे हैं। आशीष जी भी खुद एक कवि हैं, काफी अच्छे इंजीनियर होने के साथ साथ वो एक कवि भी है। और हिंदी में लिखना, मैं मानती हूँ कि अपने अलग फील्ड से जब जुड़ जाते हैं लोग तो काफी अच्छी बात होती है। मैम बिल्कुल सही कहा, आज साहित्य भी बहुत लिखा जा रहा है, पर उस रूप में उनकी दैन्य स्थिति को समझकर भी उनके साथ उस तरह से व्यवहार नहीं करते। आपकी बात अमित जी बिल्कुल सही है। आज हम बात तो करते हैं किन्नर की। मैंने उपन्यास लिखा, बातचीत की सिमरन से, और आज सिमरन एक रेडियो जॉकी के रूप में काम कर रही है मुंबई में। ये मुझे नहीं पता कि उसकी मेहनत उसे यहाँ तक लाई या उसने अपनी कहानी बताई, क्योंकि कोई लेखक बड़ा नहीं होता जब तक अगर लिखवाने वाला आपके साथ ना खड़ा हो। अगर सिमरन अपनी कहानी नहीं बताती तो शायद आज अस्तित्व की तलाश में सिमरन पूरी ना होती। अस्तित्व की तलाश सिमरन नाम ही नहीं आता अगर सिमरन मेरे साथ खड़ी ना होती।
मुझे ना बताती अपनी बात, अपने समाज से जुड़ी जो जो भी उनके रीति रिवाज है, उनकी शुरुआती जो बातें होती हैं। क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे, मैंने उपन्यास तो बहुत पढ़े, बहुत सारे उपन्यास पढ़े, काफी चीजें मुझे जानने को मिली, मैं धीरे धीरे सीखती गई। वो रही मेरे मन में एक जिज्ञासा आई कि क्यों ना मैं इस पे यथार्थ पे के धरातल पे जाके बातचीत करूं। एक ऐसा विषय जो आज है, लोगों के साथ चल रहा है, उसे जानने के इच्छुक हैं, तो हम क्यों ना उस पे बात करें। तो तब मैंने शुरुआत की और मैंने सोचा कि बहुत कुछ मैं इस पे कर सकती हूँ। समाज ने इन्हें मनुष्य का दर्जा देने से और सरकार इन्हें नागरिक अधिकार देने से भी वंचित रखा है। आज भी ये सरकार का पूरा अधिकार इनको नहीं मिल पाता। भारत की इस पवित्र धरती पर जन्म लेने के बाद भी इनके जन्म का कोई रिकॉर्ड या आंकड़े आज भी सरकार के पास नहीं है। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश में किन्नरों की संख्या लगभग 4,90,000 है। आज के समय में भी इनकी आर्थिक और सामाजिक परिस्थिति बहुत खराब है, जिसके फलस्वरूप इन्हें भीख मांगनी पड़ रही है। बाजार, सड़क, ट्रेन आदि जगहों पर अक्सर ये भीख मांगते मिल जाते हैं। ऐसा क्यों? ये समाज ही ऐसा क्यों है कि भीख मांगने को आतुर है? क्योंकि अगर इन्हें काम देंगे, और भी तो नर और नारी जी रहे हैं, वो तो ऐसे नहीं आते। अगर इन्हें भी मौका दिया जाए काम करने का, इन्हें हुनर सबके पास है। कुमकुम सिंह दरबार मैम, बहुत सुंदर, नमस्कार मैम, आप आई, बहुत अच्छा लगा। कई बार तो लोग इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, कोई भी इनके दुख सुनने को तैयार नहीं होता। समझना, महसूस करना तो बहुत दूर की बात होती है। बात करना भी लोग अपने आप में एक शर्म सी मानते हैं, जबकि मैं मानती हूँ अगर आप इनसे बातचीत करोगे या इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे तो कोई बुरी बात नहीं है। ये सब चीजें हैं। एक मिलन हिंदी है, हमें मैम सुनना चाहती हैं कि मैं बोल रही हूँ, उन्हें एक बार लिंक भेज दो। अगर मिलन मेरी बात सुन रही है तो हिंदी है, हमें एक बार लिंक भेज दीजिए। हिंदी है, हम ग्रुप में एक बार, मिलन व्हाट्सएप ग्रुप में अगर लिंक भेजना चाहे तो लिंक भेज सकती है, वो लोग सुनना चाहते हैं। शिक्षा का अधिकार तक किन्नरों के पास नहीं है, बिल्कुल 100% राइट बात कही आपने कि एजुकेशन का इन लोगों को अभी भी बहुत कम। चंडीगढ़ से कुछ लोगों ने आवाज उठाई है, धीरे धीरे वो पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, बातचीत चल रही है। अफसर उनिसा जी आ गई हैं, वो ज्वाइन होना चाहती हैं हमारे साथ, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। महसूस करना, आज हम 12वीं 21वीं सदी में मशीनी युग में जी रहे हैं, उसके बाद भी हम लोग क्या सोचते हैं कि बटन दबा के हर काम चुटकी में कर लेते हैं, लेकिन हमारे एहसास, हमारी भावनाएं कहीं ना कहीं खत्म होती जा रही है। किन्नरों के प्रति क्या, आपस में ही इंसानों की भावनाएं खत्म हो गई है। एक दूसरे को सिर्फ काम के प्रति ही इंसान जानने की कोशिश करता है, उसके ज्यादा कोई एक दूसरे को जानना पसंद ही नहीं करता। भावनाएं ऐसी हो चुकी हैं कि एक रेडीमेड कपड़े की तरह है, जितनी देर पसंद आई उतनी देर हमने उसे एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसको उतार के रख दिया। ये आज हालात हो चुके हैं। मशीनी युग में हम लोग जी रहे हैं, चुटकियों में हर काम शुरू और खत्म कर लेते हैं। वहीं हमारी सोच अभी भी पौराणिक बेड़ियों से जकड़ी हुई है। किन्नर समुदाय की स्थिति बहुत ही दयनीय है, जिससे समाज एकदम अनभिज्ञ और संवेदनशील है। इतिहास की अगर हम बात करें तो वहां पर अगर पुरानी बातों को याद करना शुरू करें तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी कि पुरानों में क्या था, क्या नहीं था, कैसे ये लोग जिए। अब हम अपने अभी की बात करेंगे कि विश्व में किन्नर समुदाय को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता मिली है। मुख्य चुनाव आयुक्त मुल्ला आदम जी, आप एक बार लोगों को जो ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कीजिए। काफी लोगों की रिक्वेस्ट आई हुई है कि आप उन्हें ज्वाइन कीजिए। क्योंकि वहां पे काफी देर से लोग इंतजार कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों को एक्सेप्ट किया है, इसलिए मुझे थोड़ी देर के लिए जाना पड़ गया ना। तो मैम आज जुड़ चुकी हैं,
अगर मिलन मेरी बात सुन रही है तो वो कह रहे किन्नौर के फिल्म में लिखना भी बहुत बड़ी बात है, वास्तव में इन पर लिखना भी एक साहसिक कार्य है। अनिल कुमार जी, तो आप मानते हैं मैं इतना कहना चाहूंगी बस कि लेखनी में दम होना चाहिए और आप में खुद में इतना साहस हो कि आप ऐसे विषय पर काम करें, कोई कुछ भी करे, जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आपने लिख लिया ये है, और कोशिश तो करो। आरती दीदी नमस्कार जी, मैडम नहीं हूं मैं, मोनिका ही कहिए। तुषार पाठक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये चीजें हैं कि बहुत सारी चीजें हैं, मैं इनकी शुरुआत से यहाँ से बताना चाहूंगी जहाँ से इन्हें विश्व में किन्नर समुदाय को ट्रांसजेंडर के रूप में जो मान्यता मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त TN सेशन ने 1994 में किन्नरों को मताधिकार दे दिया था। उसके बाद 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय के एस राधाकृष्णन और के सीकरी ने तीसरे जेंडर को मान्यता देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला किया। किन्नर समाज की लंबे समय से चली आ रही मांग को अदालत ने स्वीकार किया है। आज इनके पास वोट का अधिकार है, शिक्षा का भी अधिकार है, लेकिन अभावग्रस्त है। अभी अधिकार तो मिल गए लेकिन समाज अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। अगर ये स्कूल में जाते हैं पढ़ने, सिमरन उपन्यास में लिखा हुआ है कि जब सिमरन पढ़ने जाती है तो उसके साथ मनमुटाव, बहुत सारी चीजें ऐसे होती। अश्विनी शर्मा जी नमस्कार, पंजाब से अश्विनी शर्मा जी आए हुए हैं, तो काफी अच्छा लगा कि सर भी जुड़ रहे हैं। आरती दीदी बहुत अच्छा, मोनिका थैंक यू दी, आप जुड़ रहे हो और सुन रहे हो तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इस पहल को आगे बढ़ाना परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। जब तक समाज में खुद जागरूकता नहीं आएगी तब तक कोई भी कानून या सरकार इसे मुख्य धारा में नहीं ला सकती। ये बात सत्य है, जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते। सरकार ने हमें अधिकार दे दिए, सरकार ने हर उसका अधिकार दे दिया कि इन्हें वोट का अधिकार है, इन्हें रहने का अधिकार है, इनके घर भी बन रहे हैं, लेकिन जब तक समाज और ये इन समुदाय खुद भी सोच नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं हो सकता। हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श अपरिपक्व अवस्था में है, आज भी पूर्ण रूप से नहीं है, उतना नहीं है जितना है। अभी 2000 में मैम नीरजा माधव जी का उपन्यास आया था, 2000 से लेके आज तक सिर्फ 14 उपन्यास हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी धीरे धीरे होते जा रहे हैं, तो शायद 17 के आसपास हो गए, कहानी संग्रह उपन्यास मिला के सारे। अभी भी उतना नहीं है, धीरे धीरे लोगों का रुझान आ रहा है, पढ़ रहे हैं, रिसर्च हो रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा विषय है जिस पर रिसर्च करना यानी यथार्थ से रूबरू होना। इस पे हम बिना किसी से बात किए ऐसे नहीं कर सकते कि हमने किताब पढ़ ली, उसमें देख लिया। जब तक हम उससे बातचीत ना करें, उनके जैसे लोगों से ना मिले, उनके बारे में ना जाने, तो ये मुमकिन नहीं है कि आप ऐसे ही कुछ बातों को लिख दें, क्योंकि ये मान्य होगी भी नहीं जब तक आप इन्हें जानोगे नहीं, तो कैसे होगी। आम आदमी ने कभी भी यह जानने की कोशिश ही नहीं की किन्नरों के अंदर धड़कने वाले दिल में क्या हलचल होती है। समाज इन्हें स्वीकारने से भी हिचकिचा रहा है, फिर भी साहित्य जगत में इन्हें उनके हक के लिए समय समय पर प्रयास किए जा रहे हैं। सिर्फ एक लेखक जो है साहित्य से इन्हें जोड़ सकता है। साहित्य के द्वारा काफी लोगों तक इनकी पहुंच हो रही है, बातचीत चल रही है, लोग जान रहे हैं, सुन रहे हैं कि कैसे है। ये है कि ज्यादा ना सही तो थोड़ी तो सोच बदलेगी ही लोगों की इनके प्रति, जो बदल भी रही है। साहित्य का अर्थ ही वही होता है कि जो इनकी सोच बदले, इनके बारे में आप जैसा लोगों को बताना चाहते हैं, उनकी स्थिति को थोड़ा समझकर लोग अपनी बात उनके साथ रखें। हमने अनेक प्राणियों को प्रेम से अपने घरों में स्थान दिया। हमारे देश में पशु पक्षी पेड़ पौधे यहाँ तक कि पत्थर की भी पूजा की जाती है, फिर क्यों एक इंसान को हटा दिया जाता है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम पशु पक्षी हर चीज को अपनी मनचाही उनको रखते हैं, और ये अपने घर में बहन भाई सब कुछ होने के बाद इन्हें हम रखना पसंद नहीं करते।
अरे जब ये आए हैं तो आप इनके साथ रहिए, इनसे बात करिए, धीरे धीरे इनका हौसला बढ़ेगा। आप जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं, लोग एक दूसरे का हौसला बढ़ाते जाते हैं, तो बहन भाई सब कुछ है, उसी के अकॉर्डिंग आप इन्हें रखिए। अब मैं बात करना चाहूंगी अपने उपन्यास किन्नर से जुड़े हुए, किन्नर जीवनी परक उपन्यास है अस्तित्व की तलाश में सिमरन। उसकी पहली समीक्षा आई थी, नारायण नारलाई जी हैं, ये राजस्थान नागौर से हैं, ये वीडियो है सर। और सर ने मेरे उपन्यास को पढ़ा और समीक्षा की। उनकी समीक्षा के कुछ उनके जो दिए गए हैं उन हिस्सों पे थोड़ा थोड़ा मैं प्रकाश डालना चाहूंगी। आज भी किन्नर समाज अपने अधिकारों से वंचित है। इनको सरकार ने अधिकार तो दे दिए हैं, क्या समाज इन्हें अपना रहा है? इसके प्रति समीक्षक लिखना चाहता है कि किन्नर समाज की सच्चाई बताता सिमरन उपन्यास उसके बचपन से शुरू होता है। सिमरन उपन्यास की जो कहानी है वो बचपन से शुरू होती है। एक साधारण परिवार में जब बच्चा जन्म लेता है, या तो कोई यह नहीं सोचता कि वह किन्नर है। जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है तो कोई भी ये नहीं सोचता कि क्या पैदा हुआ, खुशी में का माहौल बन जाता है। जब परिवार में बहुत खुशियां मनाई गई और सिमरन को लड़के के रूप में रखा गया, पहली संतान के जन्म से सभी लोग बड़े खुश थे। जब पहली बार संतान जन्म लेती है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि घर में बच्चे की किलकारी गूंज रही है। हर बच्चे की भांति सिमरन को भी पाठशाला जाने लगी। वहीं से जीवन के दर्द भरे पलों का सवेरा शुरू हो गया, ऐसा सवेरा जिसकी कोई संध्या नहीं थी। वही मैंने कहा कि बच्चा पढ़ना तो शुरू कर देता है, लेकिन सहपाठियों के द्वारा उसे काफी कुछ करने का भी ये चीजें दी जाती है, वो अनायास ही मिल जाती है उनको, बिना कुछ जाने पहचाने ये चीजें अपने आप ही मिल जाती हैं। वहां आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होगी। आजकल तो रंग का भेदभाव, ये चीजें, बहुत सारी चीजें हमारे यहाँ मानसिकता ऐसी हो चुकी है कि आप किसी का भी कितना भी अगर करोगे तो कहीं ना कहीं इंसान के मन को नहीं रोक सकते, वहां चीजें चलती रहती हैं। परिवार में आर्थिक तंगी पांव पसारने लगी। ऐसे वक्त में सिमरन ने दुकान चलाकर अपने परिवार को सहारा दिया। मैं ये मानती हूँ कि सिमरन बहुत साहसी है, जो अपने परिवार के साथ खड़ी रही और चलती रही। ये बात बिल्कुल सही लिखी है दीपिका कि ये मनोरंजन का साधन नहीं है और लोगों की सोच बदल रही है। कम से कम ये तो देखो कितने शोध छात्र भारत में आज किन्नर विमर्श पर, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो कहानी हो, चाहे उनकी आत्मकथा हो, ये सबसे बड़ा साहस का कार्य होता है कि इस समाज के प्रति लोगों की सोच बदली है और उन्होंने ये विषय लिया है। और अधिकतर मैं मानती हूँ से महिलाएं काम कर रही है, जिन्हें घूंघट और चूड़ियों में कहते हैं कि आप उसमें कैद रहोगी, वही बाहर आके इस विषय पर काम करना पसंद कर रही है। आखिर में सिमरन काम तलाश लेती है और हमसफर नामक संस्था में नौकरी करती है। उसके बाद वो फेजा नामक संस्था में HIV के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करती है। मैं ये मानना चाहूंगी कि पढ़े लिखे लोग अगर HIV के प्रति काम नहीं करना पसंद करते, संस्था में जाना पसंद नहीं करते, एक सिमरन जैसा है, वो जाती है वहां काम करती है, मतलब ये सोचो उसका मेंटलिटी कितनी हाई पावर वाली है कि वो अपने आप को उसमें लगाती है और काम जाती है, सीख सीख के बताती है। उसके अंदर इतनी एनर्जी है कि वो चाहती है कि मैं भी लोगों से जुड़ूं, लोगों को HIV के प्रति बताऊं कि ये क्या है। उसको पेट भरने का वहां पे साधन मिल जाता है, 2 रोटी का साधन उसको मिलता है, वो काम करती है। वह काम करते करते उसका धीरे धीरे, कहते नहीं जैसे भी जहाँ नौकरी करता है इंसान, उसका लोगों से बोलचाल बातचीत शुरू हो जाती है। लेकिन वहां पे उसे वही चीजें सहन करने को मिलती हैं, सुनने को मिलती है। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी थी कि जब सिमरन एक पंजाबी आंटी के यहाँ रहती थी, वो उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। और बिल्कुल मत शुरू में तो आंटी उससे बात नहीं छिपाती थी, और सिमरन ने भी एक बेटी होने का फर्ज आज तक अदा कर रही है। उनके यहाँ किराए पे रहती थी सिमरन, और आज भी सिमरन उनसे मिलने जाती है, बातचीत करती है, और वो उन्हें अपनी बेटी की तरह मानती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। हम ही आम तौर पे दुनिया
महानगर में अपना जीवन यापन के लिए आती हैं, तो काफी चीजें सोचती हैं। आप किसी के यहाँ किराए पे रहते हैं, लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहना पसंद नहीं करते हैं, एक कमरे में अपनी जिंदगी बिता देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि ज्यादा ना सही, आप जिस भी जगह रहें, आपको लोग जाने, अगर समय है मिलता है तो लोग आपको जाने पहचाने। और जो आप करते हो, जरूरी नहीं है कि आप एक ढिंडोरा पीट के ही लोगों के साथ रहो कि मैं ये हूँ। आपका व्यवहार ही बता देगा कि आप क्या हो। आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है किसी को, आपका व्यवहार ये बता देगा कि आप क्या हो। तो व्यवहार बहुत बड़ी बात होती है। अफसर उन्नीसा मैम, नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगा आप आई, हैदराबाद से आप जुड़ी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरा एमफिल और पीएचडी, मेरा लेखन हैदराबाद से शुरू हुआ था। तो मैं तो बहुत लकी हूँ कि मैंने मैम से, वहाँ के लोगों से, काफी कुछ टीचर से मुझे जानने का मौका मिला, और पढ़ लिख के आज मैं आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद ने मुझे बहुत कुछ दिया। अगर उसके माता पिता ही उसे अपना लेते तो शायद ये दास्तान नहीं बन पाती। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर माता पिता उसे अपना लेते, किसी का भी, अगर बच्चा किन्नर है और उसे माता पिता एक्सेप्ट कर लें, तो ऐसा नहीं है कि उसको कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी। उसको पढ़ाई वगैरह सब कुछ कराएं, समाज में उसे एक दर्जा दिए। ये शुरुआत घर से ही होगी, कोई बाहर से आपके बच्चे को साथ में काम करने नहीं आएगा। सिमरन की इस हकीकत को अपने शब्दों में पिरोकर साहित्य जगत को एक अनमोल खजाना सौंप दिया। ये सर ने लिखा है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई अनमोल खजाना दिया है। मैंने तो सिर्फ अपना एक कर्तव्य पूरा किया। मुझे अच्छा लगता है लिखना, तो मैंने लिखा। यह पाठक का कर्तव्य है कि वह यह देखे और समझे कि यह उपन्यास यथार्थ से कितना जुड़ा हुआ है। इसमें किन्नर समाज के रीति रिवाज, लोकगीत आदि के बारे में भी जानने का आपको अवसर मिलेगा। उपन्यास साधारण भाषा शैली में लिखा गया है। मुहावरे व लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी अपनी जगह सार्थक सिद्ध होता है। कुल मिलाकर यह उपन्यास आप लोगों को अच्छा लगेगा। जिसने भी यह उपन्यास पढ़ा है, इसमें भाषा शैली वगैरह सब कुछ देखने को मिलती है। और ये तो बड़ी अच्छी, मुझे भी जब इनकी शुरुआती चीजें जानने का मौका मिला था, काफी अच्छा है। कुछ लोगों को ये भी है कि इनके जैसे मैं रीति रिवाज मैं जानी हूँ। BL, अच्छा जी, नमस्कार सर। काफी अच्छा लगा कि आप भी इस समूह से जुड़े हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है। ये काफी कुछ जानना समझना बहुत बड़ी बात होती है। मैंने जब इनके बारे में शुरुआत में जाना था कि तालियां बजाते हैं, कैसे करते हैं, और जब मैं शुरुआत में पढ़ी तो इनके बारे में पढ़ी थी कि किन्नरों को 4 वर्गों में बांटा जाता है: बुचरा, नीलिमा, मनसा और हंसा। संपूर्ण किन्नर समुदाय को ही संरचना अगर आप मानो तो कोई कोई कहता है कि 7 दृष्टि है, 7 घरानों में बटा है। हर घराने के मुखिया को नायक कहा जाता है। ये नायक ही अपने गुरु का चुनाव करते हैं। ये मुझे काफी कुछ जानने का मौका मिला। मैं पायल महेंद्र बिशन जी का किन्नर कथा पढ़ी, और बहुत सारा इनसे मैंने सबनम मौसी देखी, दरमिया ने 2-3 और मैंने इनके सीरियल देखे। एक सीरियल भी आता था शक्ति, तो मैंने उतना तो ज्यादा नहीं देखा था, लेकिन मैंने उसको भी देखा था कि इसमें क्या है, क्योंकि उसकी जो कहानी है, काफी चीजें देखने का, सुनने का और जानने का। लेकिन जब तक सच्चाई आप खुद ना जान लो, तब तक हम नहीं कह सकते कि सच क्या है। हम पढ़े हुए पे या सुने हुए पे, भ्रांतियों पे कभी विश्वास मत करें किसी भी समाज के प्रति, क्योंकि आंखों देखा भी कभी कभी सच नहीं होता। वहां की स्थिति क्या होती है वो अलग बात होती है। जब तक हम खुद से ना जान लें, खुद से उन चीजों को ना पकड़ पाए कि कैसे ये लोग कहाँ आए, कितने ये आज दुखी हैं, कितने ये खुश हैं, कितनी ये मतलब यथार्थ के धरातल पर कितने सही उतर रहे हैं। आज भी कहने को सुनने को बहुत बातें होती हैं। मैं भी 2-2 घंटे या 3 घंटे, और भी कोई आ जाएगा, वो पूरे अपनी बात रखेगा, सब कुछ कहेगा। लेकिन बात रखना या समाज तक पहुंचना, इनको मुख्य धारा में लाना तब संभव है जब ये लोग खुद से भी आना चाहिए। अभी जैसे सिमरन आई, सिमरन ने अपनी बात बताई, और आज वो चल रही है मेरे साथ।
अगर सिमरन अपनी बात ना रखती, ना मुझे कुछ बता पाती, तो शायद ये मुनासिब ही नहीं था कि मैं आप लोगों से रूबरू होके आज ऑनलाइन आकर मैं डॉक्टर मोनिका शर्मा के नाम से आपको कह पाती ये चीजें हैं। क्योंकि हर नायक, सबसे बड़ी बात होती है जीवन में नायक का होना। अगर नायिका, मेरी जो उपन्यास की नायिका है, वो इतनी साहसी ना होती कि वो अपने जीवन के यथार्थ को मुझे ना बताती, तो शायद ये उपन्यास कभी भी पूरा नहीं हो पाता। और सिमरन भी आ गई है, मुझे बहुत अच्छा लगा सिमरन, तुम सुन रही हो। और ये सिमरन की आदत है कि वो काफी अच्छे से बातचीत कर रही है। लोग एक आरजे को सुनना सभी पसंद करते हैं। सिमरन की जो भाषा है बिल्कुल इतनी अच्छी हो चुकी है कि एक आरजे के समान वो बातचीत करती है। तो इसे कहते हैं अपने आप को निखारना। उसने अपने पे इतना काम किया, अपनी भाषा को सुधारा, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही है। आज वो एजुकेशन फील्ड में अपना नाम कर चुकी है, वो धीरे धीरे पढ़ रही है और पढ़ते पढ़ते भी आगे तक पहुंचेगी। रोजगार उसको मिल चुका है। तो ये हकीकत है कि शुरुआत में संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के, कहते नहीं, बिना हीरा बनने के लिए आपको घिसना पड़ेगा, क्योंकि घिसने के बाद ही हीरा जितना घिसा जाता है इतनी ही उसकी चमक होती है। बिना चमके, बिना उसको घिसे उसकी चमक नहीं होगी। तो मेरे सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। और कहीं कुछ अगर किसी को लगा हो कि इसमें मैंने कुछ त्रुटि की है, तो मुझे क्षमा कर देना। क्योंकि जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने लिखा है, उसी यथार्थ को मैंने शब्दों में पिरोया है। मेरा किसी के प्रति कोई भी ऐसा ध्येय नहीं था कि किसी को ये चीजें अलग लगे या सुनने में लगे। क्योंकि जब से मैं पिछले 5-6 साल से इस फील्ड में हूँ और सुन रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, जहां तक मैंने जाना है, कंचन सिंह भी जुड़ गई हैं, डॉक्टर अशोक कुमार मंगलेश जी, नमस्ते सर, कल्याण सिंह, स्वीकृति तो मिल जाती है, लेकिन वो बच्चों का क्या। ये आपकी बात बिल्कुल सही है, क्वेश्चन अपनी जगह जायज है आपका, ये मैं भी मानती हूँ। लेकिन धीरे धीरे ही बदलाव होगा। एकदम से आप बदलाव की, बयार की उम्मीद करें, वो नहीं हो सकती। हम तो आम जनता हैं, हम ही लोगों के लिए अगर आप प्रयास शुरू करते हैं, आप ये देखिए कि जो कामकाजी नारी हैं उन पे अगर आप लिखना शुरू करें, उनके आर्टिकल जो आते हैं उसे पढ़िए, तो आप खुद सोच में पड़ जाएंगे कल्याण सिंह जी की कितना दर्द है कि वो काम करती है प्राइवेट सेक्टर में। चीजें बदल रही हैं, वहां भी कानून है, हर जगह कानून है, लेकिन कानून कितना, कैसे, कहाँ काम करता है ये सबको पता है। आम जनता सिर्फ पिसती रहती है। तो धीरे धीरे जनता आज सुन रही है, जान रही है, लोग बदल रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है प्रशासन जब काम आएगा, जब आपकी सोच खुद बदलेगी। गवर्नमेंट ने कहा कि पटाखे मत फोड़िए दीपावली पे, फिर भी लोग नहीं माने। शासन की सुनता कौन है? शासन ने तो इनको अधिकार दिया, किन्नर को ये वोट डालने का अधिकार दिया, स्कूल में जाने का अधिकार दिया, समाज में बराबर का अधिकार दिया। लेकिन हम और आप ही तो हैं जो हम इन्हें अधिकार नहीं दे पाते, हम नहीं बैठा पाते इन्हें। अगर मैं सिमरन को बैठा लूंगी तो 4 लोग मुझे देखेंगे, ये सोचेंगे ये लड़की भी पागल हो गई है। हम एक बार मथुरा में गए थे, वृंदावन, सिमरन में, हमारी काफी बड़ी मंडली थी, महिला मंडली थी, सारे के सारे लड़कियां, महिलाएं सब थे। तो बीच की बाके बिहारी की जो एक मंदिर के पास छोटी सी सकरी सी गली आती है, वहां पे प्रसाद की दुकान है। वहां का जीवंत आपको उदाहरण बताऊंगी। एक पंडित जी थे शायद, वो सिमरन को देख के एक गाना गाए, जिसकी बीवी लंबी उसका भी बड़ा नाम। और काफी बुजुर्ग, 60+ होंगे वो गाना गा रहे थे। जब उनकी सोच नहीं बदली, तो आप सोच रहे हैं कि उनसे कम एज वाले कितनी जल्दी बदल जाएंगे। फिर भी सोच बदल रही है। मैं तो ये कहूंगी कि सोच बदल रही है। सोच धीरे धीरे बदलते बदलते हम और आप यहाँ तक पहुंचे हैं। और जितना हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति
आज सोच सोच के सहयोग किया है, चाहे वो हम एजुकेशन के फील्ड में माने। धीरे धीरे ही सोच होगा, एकदम से सोच में आप बदलाव की कोई उम्मीद नहीं कर सकता। तो सबसे मैं पहले मुल्ला आदम जी को धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने हिंदी प्रेमी ग्रुप से जोड़ने का मुझे प्रयास किया और मेरी बात लोगों तक पहुंचाई। मुझे भी अच्छा लगा काफी, क्योंकि काफी समय बाद लेखनी और बोलना, कॉलेज में तो हम बोलते ही हैं, बातचीत करते हैं, लेकिन अपने विषय से जुड़ के रहना ये काफी समय बाद मौका मिला है। लिखना और पढ़ना अलग होती है। अपने विषय जीविका के लिए सबको नौकरी करनी पड़ती है। वहाँ ये है कि जो हमें सब्जेक्ट दिया जाता है हमें पढ़ाना पड़ता है। लेकिन जब एक लेखक को लेखक के हिसाब से जहाँ उतारा जाए कि जैसे कि आपको अपने विषय पे बोलने का मौका मिलेगा, तो वहां वो विषय नहीं सोचता और बातें अपने आप आ जाती हैं। इसी के साथ मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी सभी सुनने वालों का। नजरिया बदल रहा है, सरकारी तरफदारी शिक्षा और स्वयं की न समाज में बदलाव का स्वीकार थर्ड जेंडर को अस्मिता देगा। सर्जन के स्तर पर जो भावात्मक अभिव्यक्ति मिल रही है वही रंग लाएगी। ये बहुत अच्छी बात है बीएल सर, कि जो आपने कहा ये 100% सही है। ये बात सही है, जब तक ये लोग खुद से नहीं आएंगे तब तक धीरे धीरे इन्हें हम लोग नहीं ले सकते। तो आप लोगों को मेरी बातें कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, ताकि मैं आगे इससे अच्छी कुछ चीजें और पढ़ के अपने अगले आने वाले उपन्यास पाई हुई लड़की, जिसमें समाज की ये ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे वो बच्ची को फेंक देते हैं और उसके साथ क्या क्या होता है। ये जल्दी ही आएगा, अभी उस पर काम चल रहा है। तो ये तो कि देखो, कहना तो बहुत आसान होता है कि जल्दी ही आएगा, अब समय देखिए कब तक आएगा, क्योंकि लिखना और व्यस्तताओं के बीच में आप इसको लिखते हैं वो बहुत बड़ी बात है। जो लोगों को स्वयं अवगत कीजिए ताकि वो अपने हक शायद हो, ठीक कहते हो। ये बात सही है कल्याण सिंह जी, मैं आपको पूरी चीजें भेज दूंगी एक्ट के बारे में लिखे। ये सही है कि कानून के बारे में लिखना भी है और पढ़ना भी है। मुन्नू लाल जी स्वागत आपका। मोनिका जी नमस्कार सर। अमित कुमार बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप लोग सुन रहे हैं ये, क्योंकि एक लेखक के लिए और एक पाठ कहने वाले वक्ता के लिए जब तक श्रोता नहीं होंगे, तो श्रोता का मैं नहीं मानती कोई वजूद होता हो, और लेखक का कोई भी अपना अस्तित्व नहीं होता बिना पाठक के। इन दोनों के साथ ही जुड़ के, एक दूसरे के साथ ही कड़ी जुड़ के ये चीजें सामने आती हैं। आप लोगों ने सुना उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। सभी को मेरा नमस्कार।